नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रक्षा पॉक्सो ग्राउंड पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण और इसके साथ ही भारतीय स्काउट्स और गाइड्स के द्वारा ही आयोजित है और 23 और 29 नवंबर तक एक्सपो ग्राउंड में ये कार्यक्रम है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे, जहां पर रक्षा पॉक्सो ग्राउंड में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया और इसके साथ ही भारतीय स्काउट्स और गाइड्स द्वारा ही आयोजित किया गया 23 और 29 नवंबर तक ये एक्सपो ग्राउंड में कार्यक्रम है। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे हैं। 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसके साथ ही आपको बता दें रक्षा एक्सपो ग्राउंड सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम का स्थल है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। भारतीय स्काउट्स और गाइड्स द्वारा यह आयोजित है। आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम 23 से 29 नवंबर तक एक्सपो ग्राउंड में आयोजित है और इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे हैं। तो 23 से 29 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसका निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम स्थल का यह निरीक्षण है। आपको बताते चले कि भारतीय स्काउट्स और गाइड्स द्वारा ही ये आयोजित कार्यक्रम है। तो जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे हैं कार्यक्रम में। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे हैं। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रक्षा एक्सपो ग्राउंड पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया है। भारतीय स्काउट्स और गाइड्स द्वारा यह आयोजित है। 23 से 29 नवंबर तक एक्सपो ग्राउंड में कार्यक्रम है। अब खबर है पटना से, जहां पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ग्रहण किया है। दर्जनों मंत्रियों के साथ उन्होंने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ली है। इस मौके पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के ही सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गज मौजूद रहे हैं। इसको लेकर ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया उसे पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेगी। और इसके साथ ही पीएम मोदी की मौजूदगी में ही ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। कि आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हुआ है और इस शपथ ग्रहण के बाद जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया है उसको पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी स्पीड से, पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ेगी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे मुख्यमंत्री जी सहित हमारे दोनों मुख्यमंत्री और सभी मंत्री परिषद के साथियों को हार्दिक बधाई। हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च है और इसके साथ ही मंत्री रामकृष्ण निषाद के नेतृत्व में ही यूनिटी मार्च ये है। आपको बताते चले कि प्रभारी मंत्री, विधायक और पूर्व सांसद ने मार्च निकाला है। हाथों में तिरंगा लेकर ये यूनिटी मार्च निकाला गया है। स्कूली छात्राओं के साथ बीजेपी नेता, कार्यकर्ता शामिल रहे हैं और सुमेरपुर के ही पंधरी स्टेडियम में प्रमुख मार्गों से ये मार्च गुजरा है। तो हमीरपुर में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ही जिले में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया और इस मार्च का नेतृत्व प्रदेश सरकार के मंत्री रामकृष्ण निषाद ने किया है। उनके साथ ही प्रभारी मंत्री, विधायक और पूर्व सांसद सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च में स्कूली छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सभी प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा थामकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। यूनिटी
मार्च सुमेरपुर के ही पंधरी स्टेडियम से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नगर में एकता और राष्ट्रभक्ति का माहौल बनाता हुआ दिखाई दिया है। तो हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ही मार्च निकाला गया है। भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। हमीरपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिले में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया और इस मार्च का नेतृत्व प्रदेश सरकार के मंत्री रामकेश निषाद ने किया है। उनके साथ प्रभारी मंत्री, विधायक और पूर्व सांसद सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और मार्च में स्कूली छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपनी भागीदारी दिखाई है और सभी प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा थामकर राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया है। ये यूनिटी मार्च सुमेरपुर के ही पंधरी स्टेडियम से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नगर में एकता और राष्ट्रभक्ति का माहौल बनाती हुई दिखाई दी है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने जिले में चल रहे एसआईआर को लेकर सामने आ रही अनियमितताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। सांसद ने आरोप लगाया है कि कई क्षेत्रों से शिकायतें मिल रही हैं कि एसआईआर के दौरान कुछ बीएलओ लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और जिसके चलते ही पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा है कि इस तरह की लापरवाही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है। सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह भी आगे कहा कि बीजेपी केवल प्रोपोगेंडा चलाती है, जबकि जमीनी सच्चाई कुछ और है। जो एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर को लेकर हमारी पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और उनके साथी अधिकारियों से मिले हैं। जो शिकायत अब तक मैदान से मिली, सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने झांसी में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, जहां पर मौर्य ने अपने संबोधन में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन तक कह डाला और इसके साथ ही उनके इस बयान के बाद ही क्षेत्रीय राजनीति में हड़कंप मच गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर समाज को डराने, बांटने और लोकतांत्रिक सिस्टम को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली नीतियों पर चल रही है और उनके इस बयान की वीडियो क्लिप भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान आया था जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल सुमन, आपको बता दें कि जो आए दिन जो है स्वामी प्रसाद जो है कुछ न कुछ जो है ये जो है पार्टी पे जो है सत्ता से पक्ष में जो हमला बोलते रहते हैं। भाजपा खुद को जो आतंकी बताते हुए एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बड़ा आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोल दिया है। वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश सिंह के विपक्ष आतंकी समर्थक बताने वाले बयान पर स्वामी प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा तो खुद आतंकी है, भाजपा से बड़ा आतंकी कौन। आइए, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य आया वहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल से मच गया है। आपको बता दें कि सीधे अजगर की तरह निगल जाने वाले जो राष्ट्र मांग करने वाले सपोर्ट करता है, वही राष्ट्र आतंकवादी कौन होगा, इसके लिए नींद उठाने वाले भाजपा को दामन को झाँक देखना चाहिए। इन्होंने बड़ा तीखा हमला किया। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे ही बयान आया और जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया। बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से आतंकवादी संगठन बीजेपी को बता दिया गया है, तो बीजेपी की तरफ से कोई अभी तक इसको लेकर बयानबाजी हुई है? नहीं, जैसा कि आपको बता दें कि जैसे झांसी में कार्यकर्ता जो है सम्मेलन में जो है उन्होंने मुझे संविधान जनहित हुंकार भरने गए थे, वहाँ जो है पिछले दिए गए बयानों में जो है उन्होंने पलटवार किया है। अभी तक जो है बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है, लेकिन वो ये भी कहते नजर आए हैं कि समाज को डराकर ये सरकार चला रही है। तो इसको लेकर कार्यकर्ताओं का कुछ रवैया अभी सामने आया है, उनकी कोई बयानबाजी सामने आ पाई है?
लेकिन स्वामी प्रसाद जो है मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए, अगर कार्यकर्ताओं के माने तो मीडिया की सुर्खियों में रहने पर आए दिन जो है ये कुछ न कुछ जो है पटा बयान देते रहते हैं ताकि ये मीडिया की सुर्खियों में बना रहे, इनकी राजनीति बना रहे। और ये खास तौर पर उन्होंने स्वराष्ट्र संपदा और अडानी की जो को बेचने की बात कही है, जिसमें जो है कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखे जा रहे हैं। अभी तक बात करें जो है तो कोई रिएक्शन जो है अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश तो है, लेकिन कभी जो प्रवक्ताओं द्वारा कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। अजीत, आज ही नीतीश ने अभी सीएम पद का शपथ लिया है, उसके बाद ऐसी बयानबाजी बीजेपी पे होती है, तो इसको राजनीति अगर हलचल में देखे तो क्या मायने रखे जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद भिन्न भिन्न पार्टियों के बदलने के बाद जो है तरह तरह पलटवार करते रहते हैं ताकि ये जो है मीडिया की सुर्खियों में बनने के लिए आए दिन जो है चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राजनीतिक प्रवक्ताओं का अदर पार्टी को माने तो ये उनका बयान ये है कि आए दिन जो है ये बयानबाजी करते हैं ताकि ये इनकी राजनीति बनी रहे। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मदरसों की जांच एटीएस से कराने के निर्णय का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने विरोध किया है और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि मदरसे पहले से ही अल्पसंख्यक विभाग के अधीन काम कर रहे हैं और अलग अलग वर्षों में 3 बार उनकी जांच हो चुकी है। मौलाना रजवी ने यह भी कहा है कि अब चौथी बार ही एटीएस से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मातहत संचालित है और एटीएस का ही काम अपराध से संबंधित मामलों में जांच करना है, शिक्षा और संचालन के मामलों में नहीं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि यदि सरकार को मदरसों की जांच करानी है तो वो अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से कराए और संगठन इस जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तमाम मदरसों की जांच पड़ताल के लिए एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी है और हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके तमाम अल्पसंख्यक अधिकारियों के लिए, मदरसों के प्रबंधकों के लिए जांच पड़ताल के लिए कहा गया है। तो मुस्लिम जमात ने विरोध भी जताया है। आपको बताते चले शहाबुद्दीन रजवी का ये बयान भी सामने आया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ही मदरसों की जांच एटीएस से कराने के निर्णय का ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने विरोध कर दिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजवी बरेलवी ने कह दिया है कि मदरसे पहले से ही अल्पसंख्यक विभाग के अधीन काम कर रहे हैं और अलग अलग वर्षों में ही 3 बार उनकी जांच हो चुकी है। मौलाना रजवी ने यह भी कहा कि अब चौथी बार एटीएस से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मातहत संचालित है और एटीएस का काम अपराध से संबंधित मामलों में जांच करना है, शिक्षा और संचालन के मामलों में नहीं। उन्होंने आगे ये भी जानकारी दी है कि यदि सरकार को मदरसों की जांच करानी है तो वो अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से कराए और संगठन इस जांच में पूरा सहयोग करने के लिए भी तैयार है। तो यूपी में मदरसों की जांच को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है, जहां पर मुस्लिम जमात ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। शहाबुद्दीन रजवी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एटीएस का काम अपराध का जांच करना। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, मुस्लिम जमात ने विरोध जताना शुरू कर दिया है, अब शहाबुद्दीन रजवी का भी बयान सामने आ चुका है, क्या अपडेट है? बिल्कुल साफ तौर से बता दें, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है और ये नोएडा में जो बम ब्लास्ट के बाद जो है दिल्ली में सरकार के जो है बड़े फैसले आए हैं, जहां जहां ये अवैध मदरसे चल रहे हैं, एटीएस की लगातार जो है छापेमारी की जा रही है और जांच पड़ताल जो है तगड़ी कर दी है। जगह जगह जो है कहीं कहीं इसके विरोध भी है, लेकिन आपको बता दें कि लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रहित में जो है ये छापेमारी
जो है कारगर साबित हो रही है सूरज। खास तौर पे अगर हम बात करें तो अवैध तरीके जो उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार जो है बुलडोजर बाबा इस पे कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि जो है बुलडोजर की भी पीले पंजे का भी गरजेगा बुलडोजर। उसी में जगह जगह मदरसे अवैध जो संचालित हो रहे हैं पूर्ण रूप से जो है बंद कराने का सरकार जो है कार्य शुरू कर दी है। लगन एटीएस की छापे अगर और भी एजेंसी है, पुलिस यूपी पुलिस जो है कर रही है। उस बात से शिक्षा विभाग भी विजिट करके जो है अवैध जो है मदरसों पे जो है कार्रवाई तेज हो गई है। अजीत, 3 बार अलग अलग बताया जा रहा है कि जांच हो चुकी है पहले से, उसके बाद अब मौलाना रजवी फिर से बयान देते नजर आ रहे हैं, तो इसको अब किस पक्ष में देखा जा रहा है? देखिए मौलाना रजवी का जो भी बयान हो, लेकिन जो अभी तक जो एटीएस को लगे हैं जो है अवैध ढंग से संचालित दस्तावेज तमाम चीजें ऐसी हैं जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ये जांचों उपरांत ही पता चल पाएगा कि ये किस तरीके से जो है बगैर मान्यता के ये जो सरकार के इनरोल नहीं है, अवैध ढंग से जो इसमें पढ़ रहे छात्र जो संदिग्ध हैं उनका सत्यापन नहीं है, छात्र किस तरीके से जो है शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं उर्दू का या कोई हिंदी कोई माध्यम हो। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है। ऐसे तो जो है कोई भी बयानबाजी सरकार की जब तक कोई जांच नहीं हो जाती है, कोई जांच एजेंसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, उनके दस्तावेज सामने नहीं आया, तब तक ये कोई जो किसी प्रकार के जो है अवैध मदरसों पर जो है संचालित सरकार नहीं होने देगी। मुस्लिम जो समाज है वो एटीएस की जांच से इतना क्यों घबरा रहा है अजीत? ये कहीं न कहीं जो अभी तक जो मदरसे चले, साफ तौर से आपको बता दें कि जो मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगभग अलग अलग जिलों में, बरेली के बाद साथ साथ अदर जनपद में अगर देखा जाए जो अभी भी जो है गवर्नमेंट के यहाँ जो है इनरोल नहीं है, ये बड़ा सवाल है। इसके पहले से जो है संचालित हो रही है, सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब ये देखिए एटीएस की कार्रवाई में अब बात करें हम शिक्षा विभाग की, तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग जो है कुंभकर्णी नींद से जाग गई है और जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन की ये दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जो है प्रशासन जगी हुई है और पूर्ण रूप से जो है बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश। जी, पहले भी कई बार जांच करने की बात उठी थी, लेकिन बार बार ये मामला यहीं पर अटक जाता है, जिसके बाद अब मुस्लिम समाज इसका विरोध करने लगता है। तो अभी तक क्या कोई संख्या नहीं हो पाई है? जो अभी तक मदरसे चल रहे हैं उसमें क्या पढ़ाई चल रही है इसको लेकर? देखिए साफ तौर से आपको बता रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो धरने से जो मदरसा जो है बगैर पंजीयन के चल रहे हैं, जो पंजीयन के चल रहे हैं वो तो डाटा है उनके पास, लेकिन कहीं न कहीं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जो कहीं न कहीं जो है चोरी चलते छिपे चलते गली कुच्चे में चल रहे हैं, उसको चिन्हित कर रही है। चाहे ये शिक्षा विभाग के जो है अधिकारी करें या फिर जो एटीएस या पुलिस एजेंसी जांच एजेंसी करके जो है उनको नहीं चलने देगी। तो इसका विरोध करने का क्या कारण अभी तक सामने आ पाया है अजीत? साफ तौर से आपको बता दें कि देखिए अभी बीच में जो है प्राथमिक विद्यालय को भी जो सरकार ने फरमान जारी किया था कि ये जो है विद्यालय जो है 50 से कम संख्या वाले विद्यालय जो है बंद होंगे। लेकिन वही बात करें मदरसे का, तो मदरसे जो है अभी तक जो है सरकार की निगाह में जो लेखा पढ़ी में जो मदरसे नहीं है, पूर्ण रूप से अवैध है, उस पर बात करें हम मुस्लिम समाज के या कोई भी समाज के लोग हो, ये अगर इनरोल नहीं है तो चलने सरकार के जो एजेंडे में नहीं है, सरकार के कानून में नहीं है, जो भारत में जो शिक्षा विभाग की जो नीति है जहाँ से इनरोल होता है वो इनरोल नहीं है, तो एक अवैध मदरसे को सरकार सकता है। किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार का वो किसी भी समुदाय का कोई लोग रहे, जब तक जांच नहीं हो जाएगी और आसपास चीजें नहीं हो जाएगी, ये चीजें संचालित नहीं होने देगी। बात करें हम अवैध मदरसे की जो है जो संचालित हो रही है, सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और ये संचालित नहीं होगी। और अवैध मदरसों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए डबल इंजन की सरकार दिल्ली बम धमाके जो है उत्तर प्रदेश में बरेली के साथ साथ जनपद जौनपुर में भी, यूपी में भी, लखनऊ में अदर जो संचालित है चिन्हित किए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई तेजी से होगी। अजीत, रजवी ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि यदि सरकार को मदरसों की जांच करानी है तो वो अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से कराए। एटीएस से क्यों इतना घबराहट हो रही है उनको? अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से वो जांच करवाने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उसमें वो पूरा सहयोग भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साफ तौर से इसके पहले जो चाहे जो भी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट में नहीं कहूंगा, लेकिन जो है अभी तक जो है शासन की जो है ढिलाई की वजह से ये चिन्हित नहीं हो पाए थे। बात करें एटीएस की, बड़ा एजेंसी है, जांच एजेंसी है, ये पूरी तरह खंगालेगी कौन कैसे है, लेकिन साफ तौर से दस्तावेज शिक्षा विभाग से भी डाटा मांगे जा रही हैं, सारी चीजें हैं। अगर अवैध है तो सरकार पूर्ण रूप से बंद कराने का काम करेगी और इनरोल्ड है तो उससे कोई कार्रवाई नहीं, वो संचालित होंगे मदरसे या अगर कोई विद्यालय हो। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
आजमगढ़ जिले में सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को 6 मामलों में भारी पुलिस फोर्स के बीच कोर्ट में पेश किया गया। ये मामले कई अदालतों में दर्ज है और जिनमें कुछ राजनीतिक और विवादित बयान से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि विधायक के 3 मामले जो है उसको लेकर ही बात सामने आई थी, जहां पर एमपी, एमएलए और सेशन कोर्ट में ही पेश किए गए थे। और लेकिन आपको बताते चले कि कोर्ट खाली होने के कारण इन मामलों की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई और वहीं शेष 3 मामले सिविल जज की अदालत में पेश किए गए, जो कोरोना काल में दिए गए विवादित बयानों से संबंधित है और इन मामलों की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहजहांपुर के मत्स्य विभाग में ही तैनात निरीक्षण संजीव कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई की खबर फैलते ही कलेक्ट्रेट और विकास भवन में अफरा तफरी का भी माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार विकास भवन में मौजूद मत्स्य विभाग में ही तैनात निरीक्षक संजीव कुमार मछुआरा समिति पंजीकरण के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था और रिश्वत की मांग से परेशान रोशनपुर ददरोल निवासी मुकेश कश्यप ने ही इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग में की। शिकायत की पुष्टि होते ही बरेली से आई विजिलेंस टीम ने ही जाल बिछाया और योजना के तहत मुकेश कश्यप द्वारा दी जा रही पहली किश्त यानी कि 20,000 रुपए जैसे ही निरीक्षण संजीव कुमार ने अपने हाथों में ली, विजिलेंस टीम ने एसपी ऑफिस के सामने मौजूद एक होटल के पास उसे घेर कर रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में जिला जज आवास के सामने एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई और ट्रक नोएडा में मौजूद सतमोला फैक्ट्री से ही नमकीन और चिप्स का माल लेकर आ रहा था। घटना के समय ही ट्रक हाई टेंशन तारों से ही बताया जा रहा है संपर्क में आने के कारण धू धू करके जलने उठी और इसी बीच ही जानकारी ये भी मिली कि ट्रक जैसे ही सड़क के मोड़ से गुजरा, ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार के संपर्क में आया और इसके कारण चिंगारी निकली और पल भर में ही पूरे ट्रक को ही अपनी आग की लपटों में ले लिया। आसपास के लोगों ने तुरंत ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। लपटें इतनी तेज थी कि दमकल कर्मियों को लगभग आधे घंटे तक लगातार पानी का छिड़काव करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका है। ये ट्रक में सतमोला चिप्स कंपनी नोएडा से लोड करके प्रतापगढ़ के लिए ड्राइवर ला रहा है। फायर सर्विस की सूचना दिया कि ट्रक में धुआं उठा, आग लगी हुई है। हमारी टीम आग पहुंची और हम लोग फायर फाइटिंग करके आग बुझाना शुरू की। लगभग जो है 90% सामान को सुरक्षित बचा लिया गया है। सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र के ही पटनी गांव में शादी के 18 दिन बाद दुल्हन घर छोड़कर गायब हो गई। परिवार के मुताबिक वो अपने साथ घर में रखे सोने चांदी के गहने और लगभग 60,000 रुपए नगद भी लेकर गई है। आपको बताते चले कि दुल्हन कोलकाता की रहने वाली बताई जा रही है और उसने शादी कराने के बदले 60,000 रुपए लिए थे। दूल्हे का परिवार 2 दिन तक ही उसकी वापसी का भी इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। पीड़ित ने बताया है कि घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। सभी लोग मजदूरी और जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। शादी एक स्थानीय बिचौलिए ने तय करवाई थी और जिसने कोलकाता जाकर यह रिश्ता पक्का किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं अधिकारी मौजूदा जानकारी के आधार पर दुल्हन, बिचौलिए और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की छानबीन कर रहे हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। जांच जारी है। ये जो प्रकरण है इसमें थाना चिलकाना पर ये सूचना प्राप्त हुई, जहाँ पे एक परिवार द्वारा ये कहा गया है कि कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी और वो जो दुल्हन है वो संभवतः कुछ गहने लेकर चली गई है। इसको लेकर जो है उनके द्वारा गुमशुदगी दिखाई गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और इसमें शीघ्र ही ये जो महिला है इनको बरामद करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
झांसी के मोठ थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 30 वर्षीय किसान रविंद्र समाधिया की मौत हो गई है। घटना गुरुवार सुबह तब हुई जब उनकी धान से भरी ट्रॉली मोठ भांडेर मार्ग पर मौजूद गैस एजेंसी के पास सड़क पर ही बने गहरे खड्डे के कारण असंतुलित होकर पलट गई। ट्रैक्टर से गिरकर रविंद्र सड़क पर ही दब गए। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने ही घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे का कारण सड़क की जर्जर स्थिति बताई जा रही है, जिस पर स्थानीय लोग लंबे समय से शिकायत भी कर रहे थे। 6:30 बजे के लगभग यहाँ से गांव से निकला ट्रैक्टर लेकर के मंडी में धान बेचने जा रहा था और रास्ते में कोई साथ में नहीं था, अकेला था। और कैसे होगा ये हमें कोई जानकारी नहीं। ट्रैक्टर पलट गया है और ट्रैक्टर पलट करके अब कैसे क्या हुआ एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। घटना ये थी कि हम सुबह सुबह जिम करने जाते हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि किसी किसान का ट्रैक्टर धान से भरा पलट चुका है, तो जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं तुरंत वहां पहुंचा। तो अब मुझे ये पता नहीं था कि किसान कहाँ के हैं, लेकिन जैसे ही फिर लोग बागों की भी भीड़ बढ़ने लगी, तत्काल प्रभाव से हमने पुलिस वगैरह बल को बुलाया और फिर आप लोगों को भी हमने सूचना दी अपने मोबाइल के माध्यम से। ये सूचना प्राप्त हुई कि भांडेर रोड पे गैस एजेंसी के पास रविंद्र समाधिया नाम के व्यक्ति की ट्रैक्टर से गिरने से मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा और सीओ मोठ के द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया, परिजनों से वार्ता की गई और जो भी जांच करने के बाद जो भी सरकारी सहायता देय होगी उसकी कार्रवाई तत्काल की जाएगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।